ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा था एंगल गेरिंगर को इंटीग्रेशन। एंगल गेरिंगर की को इंटीग्रेशन के स्टेप्स क्या होती हैं? ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी इंटीग्रेटेड सेम ऑर्डर, यानी कि लेवल ऑफ स्टेशनरी सबका सेम आना चाहिए। ठीक है, देखिए जब को इंटीग्रेशन आपका अप्रूव हो जाता है, आपका मॉडल को इंटीग्रेशन शो करता है। को इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लॉन्ग रन रिलेशन के बाद फिर हमें चेक करना होता है शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लॉन्ग रन में अगर रिलेशन है तो शॉर्ट रन में भी रिलेशन होगा। शॉर्ट रन रिलेशनशिप को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरर करेक्शन मैकेनिज्म और ईसीएम मॉडल हम बनाते हैं। देखिए ईसीएम किस तरह अप्लाई किया जाता है। पहले हम यहाँ पर एंगल गेरिंगर टेस्ट दोबारा रिपीट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन सी पीसी और जीडीपी, इनका हमने यूनिट टू टेस्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो ये दोनों सेम इंटीग्रेटेड ऑर्डर के अंदर स्टेशनरी थी। एंगल गेरिंगर को इंटीग्रेशन के अंदर पहला स्टेप किया था, स्टेशनरी हम चेक करते हैं ईच वेरिएबल्स की। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को हम नोट करते हैं। उसके बाद रिग्रेशन रन करते हैं। रिग्रेशन रन करने के बाद हम रेजिडुअल को सेव करते हैं, यानी कि मैंने रिग्रेस किया पर्सनल पीसीई को मैंने रन किया जीडीपी के ऊपर, है ना। अब इसका मैं रेजिडुअल सेव करूंगा। इस रिग्रेशन का ये रेजिडुअल है। इस रेजिडुअल को सबसे पहले मैं एक नया नाम दूंगा और नाम आपका क्या होगा? जनरेट सीरीज यू इक्वल्स टू आर ई एस आई डी। तो यू मैंने रेजिडुअल मैंने रन किया। अब यहाँ पर हम को इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। एस्टिमेट इक्वेशन, रेजिडुअल हमने सेव किया। अब रेजिडुअल का हमने क्या करना था? रेजिडुअल के यूनिट रूट टेस्ट करना था ना। ये रेजिडुअल है। अब रेजिडुअल का हम यूनिट रूट टेस्ट करेंगे। रेजिडुअल हमारे मॉडल का रेजिडुअल है। इसका हमने यूनिट रूट टेस्ट किया। अगर ये आपका स्टेशनरी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टेशनरी हमने चेक किया। बहुत सारे मेथड्स है स्टेशनरी चेक करने के। कोलेरोग्राम मेथड, डिकी फिलर मेथड और अगमेंटेड डिकी फिलर मेथड। अगमेंटेड डिकी फिलर के भी 3 मॉडल्स हैं। तो ये हमने रन किया विदाउट सेंड एंड इंटरसेप्ट। तो ये क्या शो कर रहा है? रेजिडुअल की टी कैलकुलेटेड, टाउ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टाउ टेबुलेटेड। ये तीनों टेबुलेटेड वैल्यूज होती हैं 1% पे, 5% पे एंड 10% पे। हम 5% पे कंपेयर करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू 17 आ रही है और टेबल की वैल्यूज क्या है? 2.8। तो एरर टर्म स्टेशनरी है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमने इसमें एरर करेक्शन मॉडल हमने अप्लाई करना है। तो एरर करेक्शन मॉडल के लिए क्या किया जाता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट सी, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर एक वेरिएबल ऐड किया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है लेग ऑफ एरर। एरर हमने यहाँ पे नोट किया था, वो क्या था? यू हमारा एरर था। तो यू टी माइनस वन, यानी कि एरर का हम क्या लेंगे? लेग वन। ठीक है, हमने रन किया तो ये हमारी इक्वेशन है। तो डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने रन किया, डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लेग एरर को हमने यहाँ पर ऐड किया एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो लेग एरर जो है, एरर ट्रम, ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा होता है लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ठीक है, एरर लेग की वैल्यू
ज़ीरो के करीब आनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम है, और ज़ीरो नहीं आ रहा तो ये बता रहा होता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम है वो कितना है। तो ले गेलर क्या शो करता है कि शॉर्ट रन के अंदर कितना डिसइक्विलिब्रियम है, ये शो कर रहा होता है। ठीक है, इसको देखिए इंटरप्रेट हम किस तरह करते हैं। पहले हम बुक के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी इक्वेशन थी, ये यहाँ पर 21.11.4 के अंदर हमने एंगल ग्रेंगर टेस्ट हमने किया, और ये स्टेशनरी का मीन्स लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद फिर हमने ECM यहाँ पे अप्लाई किया। देखें, ECM यहाँ पे अप्लाई किया, डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरसेप्ट, डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास क्या है, एरर लैग। इसे डिसइक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो अगर हो जाए इसका मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब है कि शॉर्ट रन के अंदर आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। नॉर्मली ये ज़ीरो नहीं होती, ये हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव ना हो तो इसका मतलब है कि ये एरर करेक्शन मेथड आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो डिसइक्विलिब्रियम कोफिशिएंट है, लेग ऑफ एरर का वन लेग, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव ना हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका मॉडल सही नहीं है, आपने न्यू मॉडल आपने लेना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दी हुई है। इस रिजल्ट के अंदर 21.11.7 के अंदर ये डिसइक्विलिब्रियम वेरिएबल का कोफिशिएंट है 0.112 माइनस 0.112। देखिए इसको इंटरप्रेट किस तरह किया हुआ है। टी वैल्यूज ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि एरर लीक आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। 0.12 बता रहा है। 0.12 का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है, यानी जो डिसइक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन के अंदर PC और DPI के दरमियान, वो कितना है, 12% डिसइक्विलिब्रियम है। हमारे मॉडल में इसमें लेग लिया हुआ था, लॉग लिया हुआ था ना, हमने लॉग नहीं लिया। लॉग नहीं लिया हुआ तो हम क्या कहते हैं कि 12 यूनिट का आपके पास क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। लॉग लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 12% डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिपेंसी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा। देखें, अब हम अपने मॉडल के पास आते हैं जो अभी हमने रन किया। तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 0.023। मैं आपको PPT में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ECM के अंदर हम डिफरेंस लेते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, और लीग एरर को एज ए इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं, जो हमें बता रहा होता है शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये ज़ीरो का मतलब क्या है, शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम है, और ज़ीरो कभी आता नहीं है ना, क्योंकि ये शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता। हमेशा क्या होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा, यानी कि नियर ज़ीरो इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखें, नियर ज़ीरो। अब देखें, अगर आपका डेटा एनुअल है तो इसका मतलब क्या है कि कितने साल लगेंगे इक्विलिब्रियम पे आने पे। लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम है ना, लॉन्ग रन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम एंगल गिरेंगर शो कर रहा है। तो ये कितना टाइम पीरियड लगेगा शॉर्ट रन से लॉन्ग रन के अंदर आप मूव होने में। इसका आंसर किस तरह देते हैं, इसे किस तरह इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। देखें, डेटा आपका एनुअल भी होता है, क्वार्टरली भी होता है और मंथली भी होता है। अब ये डेटा कौन सा है, क्वार्टरली डेटा है, 1947 क्वार्टर टू 2007 क्वार्टर फोर। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम पीरियड लगेंगे, ये आंसर हम किस तरह करते हैं। जो भी आंसर आता है एरर टर्म का, उसको हम करते क्या है, अगर यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.023 ना, अब देखिए 0.0323 को मैं, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0.02,
तो 1/0.023 अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब क्या आता है, मेरे पास जो आंसर आता है 48 आंसर आ रहा है। तो ये 48 मुझे क्या बता रहा है कि 48 क्वार्टर्स लगेंगे इसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए। अगर ये आंसर 0.2 होता या 0.3 होता, देखिए मैं अगर 0.1 को डिवाइड करता हूँ, 1/0.25, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 4 आंसर आता है। तो 4 का मतलब क्या है कि 4 टाइम पीरियड के बाद क्या होगा आपके पास, ये लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो ये जो एरर का कॉफिशिएंट होता है ये क्या बताता है, ये बता रहा होता है कि कितने टाइम पीरियड लगेंगे इक्विलिब्रियम में आने के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है 0.23, 0.23 का मतलब क्या है, 0.323 बता रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर जो डिस इक्विलिब्रियम है वो कितना आपके पास 0.23% डिस्क्रिमिनेशन है, डिस इक्विलिब्रियम है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान। ठीक है, और कितना टाइम पीरियड लगेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वन नॉमिनेटर लेते हैं और वन से इसकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो जो भी टाइम पीरियड आता है, अगर एनुअल डेटा होता है ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि 40 साल के बाद ये इक्विलिब्रियम पर आएगा। अगर मंथली डेटा होता है इसका मतलब क्या होता है, 40 महीने के बाद ये इक्विलिब्रियम पर आएगा। अब ये क्वार्टर्स हैं, तो क्वार्टरली डेटा क्या शो कर रहा है, वन से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 48 45 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो 45 क्वार्टर्स के बाद क्या होंगे आपके पास, ये इक्विलिब्रियम कवर करेगा। यानी कि लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम दे रहा था, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। तो शॉर्ट रन से कितना टाइम पीरियड लगेगा लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, वो ये टाइम पीरियड बता रहा होता है। ठीक है, इसके लिए ये जो वैल्यूज होनी चाहिए ये आपकी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तब ये रिजल्ट क्या होते हैं आपके एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे इस रिग्रेशन के अंदर इसकी जो टी स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके पास क्या इनसिग्निफिकेंट है। आप अपने मॉडल्स पर रन कीजिएगा, उसमें सिग्निफिकेंट आ रही होंगी ना, इनसिग्निफिकेंट आ रही है तो उसे शो करना है। ठीक है, ये बुक का आंसर था, तो बुक के आंसर में 0.12, और ये कितना आ रहा है आपके पास, टी वैल्यूज ग्रेटर देन 2। तो एरर करेक्शन मैकेनिज्म क्या शो करता है, एरर करेक्शन मैकेनिज्म शो कर रहा होता है शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और कितना टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैप्चर कर गेन करने के लिए। तो इसका आंसर हमें दे रहा होता है कोफिशिएंट ऑफ लेग एरर। ठीक है, तो ईसीएम हम किस तरह रन करते हैं, ईसीएम रन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हम ईट क्या करते हैं, लीग ऑफ एरर को ईट करते हैं और रिग्रेशन हम रन करते हैं। तो एरर टर्म का जो लीग होता है इसका कोफिशिएंट हमें आंसर दे रहा होता है किस चीज़ का, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है या डिस इक्विलिब्रियम है। जीरो का मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम था, शॉर्ट रन में भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। जीरो ना हो तो ये हमें बता रहा होता है कि शॉर्ट रन के अंदर इतना डिस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसीलिए इस कोफिशिएंट को क्या कहा जाता है, डिस इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप अपने मॉडल पे ये एक क्वेश्चन रन करके दिखाएं और इंटरप्रेट करके बताएं। तो हमने करना क्या है, डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और न्यू जो वेरिएबल हम ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, रेजिडुअल लीग को हम ऐड करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रेजिडुअल लीग की वैल्यूज हमें क्या बता रही होती हैं, रेजिडुअल लीग की वैल्यूज हमें बता रही होती हैं शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एरर करेक्शन मॉडल हमें क्या बता रहा होता है, शॉर्ट रन रिलेशनशिप को बता रहा होता है। ठीक है, तो फॉर लॉन्ग रन रिलेशन हम यूज़ करते हैं को इंटीग्रेशन, और शॉर्ट रन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरर करेक्शन मॉडल हम यूज़ करते हैं। अब आप में से कोई अपने डेटा पे ये टेस्ट अप्लाई करें और स्क्रीन शेयर करके इंटरप्रेट करके बताएं। इस आशिर पिया नरजिस, आप ये अप्लाई करें, अपने डेटा पे अप्लाई करें और इसके रिजल्ट शेयर करें, फिर आपके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। ओके सर।
सर जो जी जी। हमने प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिखाना है या फिर नया करना है? अपने उस पर दिखाना है, अपने मॉडल पे दिखाना है, जो आपके विंडो पे आपने को इंटीग्रेशन जिस पे चेक किया है ना। क्योंकि जब को इंटीग्रेशन होता है, जब लॉन्ग रन में रिलेशन होगा, जब भी हम शॉर्ट रन में डिसइक्विलिब्रियम देखेंगे ना। अगर जब को इंटीग्रेशन नहीं आता तो फिर शॉर्ट सर रन का। लेकिन प्रोजेक्ट में तो हमने इससे पहले किया हुआ है, आपने कवर नहीं किया था लास्ट क्लास में लाइक इतना डिटेल। नहीं, आप इसमें ऐसे रन करके दिखा देना। जैसे आप ईवीज के अंदर आपकी जो डेटा है उस पर आपने लगाया था, को इंटीग्रेशन लगाया था ना, उसी डेटा जी पे आप ईसीएम में आप लगा के शो कर दें। ईसीएम के रिजल्ट्स आप शो कर देना, तो उसको एक मरतबा इंटरप्रेट करेंगे ना, तो आपकी इंटरप्रिटेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोग का बढ़ जाएगा ना, जब आप अपनी रिपोर्ट पे ये टेस्ट अप्लाई करोगे। सर अगर सारे वेरिएबल्स में लॉन्ग रन रिलेशनशिप है तो फिर उसके व्हाट डू वी डू देन? देखें, जब तब आप एसीएम देखेंगे ना, जो लॉन्ग रन रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब हमने देखना है शॉर्ट रन रिलेशन। कि लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट होने में कितना टाइम लगता है इन वेरिएबल्स के दरमियान ना। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने ईवीज की विंडो ओपन करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। सर मैं शेयर कर लूं जी जी। और आप बता दें हाउ टू डू इट। सर ये आ गया है, अब क्या करूं? ये आपने एंगल गरेंगर टेस्ट अप्लाई किया है ना। जी तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज आपकी ग्रेटर देन टेबुलेटेड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका मॉडल के अंदर लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना। जी। अब आप अपना मॉडल शो करें, एस्टिमेट सर इक्वेशन वो में जाएं। आप एस्टिमेट इक्वेशन में जाएं, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम लिखें आप। सर इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स विद इंडस्ट्री हाँ, ग्रोथ। बिल्कुल ठीक। एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस लेना है ना, तो एम्प्लॉयमेंट आईएमपी से पहले डी लिखें आप। सर डी लिखना था? डी ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट, स्पेस सी, स्पेस डी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्पेस। एक मिनट, पूरा रन ना करें ना, पहले लिखने में पूरा। सर अभी अटक गया है।
तो मैं एरर करेक्शन की इक्वेशन हम राइट कर रहे थे ना, तो लॉन्ग रन रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमने शॉर्ट रन देखना है। तो शॉर्ट रन के लिए करते क्या है, डिफरेंस ऑफ डिपेंडेंट को रन करते हैं डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विद लेग ऑफ एरर। जी लेग सर। ऑफ एरर इज शॉर्ट रन कोफिशिएंट, इसे हम स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, इसे शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है कि कोफिशिएंट। सर अब क्या करना है? अब एरर टर्म को आपने सेव किया था किस नाम से, यू के नाम से किया, यू वन के नाम से किया? सर अभी वो नया नया सेव कर लूंगी, इसके बाद अब ये रन कर दूं? नहीं नहीं, आपने एरर का लेग लेना है ना, जैसे यू लिखे आप यू। ये मिटा दूं? नहीं मिटाए नहीं, इसके साथ आपने एरर का लेग लेना है ना एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू लेग ऑफ 4 है मेरा। यू फोर ये अभी ब्रेकेट जी -1 bracket, एक मिनट, ठीक रन है। नहीं कर रहे हैं आप, एक मिनट इसको चेक करें, देखें। आपने एरर करेक्शन मॉडल आपने रन किया है। एरर करेक्शन की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंस लिया जाता है डिपेंडेंट का, डिफरेंस लिया जाता है और इंडिपेंडेंट का, और इसके अंदर हम्म, एरर टर्म के लेग को यूज़ किया जाता है एज अ इंडिपेंडेंट। ठीक है, जी सर। इसको आप ओके कर दें। ये ये आ गया। आपने ईसीएम अप्लाई कर दिया। अब आपके ईसीएम के रिजल्ट्स क्या शो कर रहे हैं, देखें एरर कोफिशिएंट इसका टी ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है, और ये नेगेटिव भी आ रहा है ना। जी तो ये क्या शो कर रहा है आपके पास, शॉर्ट रन डिस इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, क्योंकि ये जीरो नहीं है, जी नियर जीरो है। जी इसका आंसर आ रहा है 0.3। इसका मतलब क्या हुआ कि जी। आपके जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान शॉर्ट रन के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है वो कितनी है आपके पास, 0.3% 3.3%। है। ठीक है, अब शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम है। तो शॉर्ट रन जी से लॉन्ग रन के अंदर कितना टाइम पीरियड लगेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, इसका आंसर इसको हम डिवाइड करेंगे वन वंस। वन को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है तो कितना आता है आपके पास, 3 आ सर, जाएगा। जी 3 आ रहा है, सर इसको 1 से डिवाइड करना है। 1 को इससे डिवाइड करेंगे ना, अच्छा ठीक है जी सर। 3 आ रहा है। जी तो इसका मतलब जी 3। आपका डेटा एनुअल था क्वार्टरली था, तो ये एनुअल है। इसका मतलब है कि 3 साल के बाद ये क्या होगा आपके पास, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम में, ये हमें इसका आंसर दिया इसने को इंटीग्रेशन में। शॉर्ट रन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, और लॉन्ग रन ठीक। के अंदर इक्विलिब्रियम कब रिस्टोर होगा, सर को इंटीग्रेशन होता है लॉन्ग रन के लिए, राइट? जी जी, और ठीक है ईसीएम होता है शॉर्ट रन के लिए। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। सर मैं दूसरे वेरिएबल्स के साथ कर रही हूँ, उसके साथ 2 और वेरिएबल्स भी थे। उनको भी आप उनका भी डिफरेंस आपने लेना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का आपने डिफरेंस लेना है, और ठीक है जो एरर होगा आपके एक्चुअल मॉडल का होगा ना। सर, मैं अब स्क्रीन स्टॉप कर दूँ शेयर करना? जी बिल्कुल। सर एक बात बताएं कि टोटल कितने वेरिएबल्स होने चाहिए कम से कम मॉडल के अंदर? जितने आपके जितने भी हो आपके, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, ये तो आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है ना, सही है सर। और सर आर रिसर्च क्या है। स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है? सर मेरी पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ है ठीक, रिलेशनशिप। तो मिनिमम 3 तो सबके पास ही है ना, सर मैंने एक फर्टिलिटी लिया है, टेबल आपके पास सबके पास है। एक फर्टिलिटी, एक मोर्टेलिटी, और एक तो उसका अपना पॉपुलेशन ग्रोथ है। वैसे 3 ये जितने भी वेरिएबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, जितने भी आपके वेरिएबल्स हो ना, लेकिन सर आप तो मेन मकसद क्या होता है, लाइक कितने होने चाहिए वेरिएबल्स, हो या मेन क्या मकसद तो क्या आपके चीज़? रिसर्च पे होता है ना, सही है सर। आपने कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल मिस ना किया हो, है ना। मॉडल के अंदर आपके पास क्या सर आर स्क्वायर अगर आपका 0.7 से ऊपर होना चाहिए सर। आर स्क्वायर 0.7 से ऊपर अच्छा होता है ना, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप जो टेस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसका आर स्क्वायर आपका 0.6 भी आ रहा है, 0.5 भी आ रहा है। यस आपका सर। मेन पर्पस तो आपकी रिसर्च होता है ना, जिस तरह आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं, सही है सर। इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर, या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सही है सर। आप हेल्थ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं, और इन्वायरमेंट का वेरिएबल आपने लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, है ना। सही है सर। अब ये 2 वेरिएबल तो आपके पक्के हो गए ना, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और टोटल
हेल्थ का आपने कोई भी वेरिएबल लिया हो, चाहे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स लिए हुए, नंबर ऑफ पेशेंट्स लिए हुए, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर्स लिए हुए, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप रिलेट करोगे इसके अंदर अदर वेरिएबल्स। थ्योरेटिकल हेल्थ का रिलेशन किसके साथ है? हेल्थ का मेन रिलेशन किसके साथ है? इनकम के साथ है। जिसकी इनकम होती है, ज़्यादा होती है, वो हेल्थ पे क्या करता है? ज़्यादा स्पेंडिंग करता है ना। ठीक है तो आपके मॉडल में इनकम का वेरिएबल भी होगा, इसी तरह और दूसरे वेरिएबल्स हैं। सर, अगर और मैं पॉपुलेशन के ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँ तो उसके अंदर तो बहुत सारे वेरिएबल्स आए थे, लेकिन मैं सिर्फ पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ अगर। ठीक है, तो ठीक है, आप ये सर, वेरिएबल पे आप फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट और क्या कहते हैं, जो एज प्रोपोर्शन है, रेशियोज जो होते हैं एज के, 2-3 वेरिएबल्स, ये काफ़ी होंगे या मुझे इनकम वगैरह भी डालना ये चाहिए? बस ठीक, ये बहुत है। बहुत सही है। ठीक है, डेमी वेरिएबल भी आपने ऐड करना है ना। सर अभी मैंने दूसरे का किया है सर, एम्प्लॉयमेंट रेट्स विद लिटरेसी रेट्स, बिकॉज एक स्टडी के अंदर था कि लिटरेसी रेट्स अगर बढ़ेंगे तो कैन अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो उसके अंदर लॉन्ग रन रिलेशनशिप आ रहा था को इंटीग्रेशन के अंदर। तो अभी मैंने ईसीएम वाला किया है, उसके अंदर की स्टेटिस्टिक सिग्निफिकेंट आ रही है और इसका आ रहा है 0.27। मतलब जब मैंने इसको 30 से वो 1 से डिवाइड किया तो 4 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3.4। तो इसका मतलब है 3.7 ईयर्स में ये लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, इसका ठीक है प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बना रही होती है ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किसकी वजह से होगा? आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे या कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी करेगा ना। अब कितना टाइम पीरियड लगेगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने में? इसके लिए ये टाइम पीरियड कब देखा जाता है? ये देखा जाता है आपके पास ये शॉर्ट रन का जो आपका ये कोफिशिएंट आ रहा होता है ना, इसमें नहीं, इतना अमाउंट किया तो इतने अरसे में कंप्लीट होगा, इतना अमाउंट आप करोगे तो इतने पीरियड के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम आपका रिस्टोर होगा। ठीक है सर। सर उसके अंदर मैंने जीडीपी को भी ले आई थी, लेकिन मैंने जब मैंने अपना रिसर्च इसके अंदर और कंक्लूजन लिखा तो उसके अंदर था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं होती एम्प्लॉयमेंट रेट्स के साथ, हाईएस्ट होती है एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये तो इसलिए इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ इसका रिग्रेशन का मॉडल थोड़ा सा वीक था। अच्छा, नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा हर एक के साथ ही होती है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा होती है ना। किसी भी आप इंडस्ट्री में, एक जैसे एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब हम एग्रीकल्चर में जाते हैं तो एक एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होती है उसमें लोग कम इन्वॉल्व होते हैं ना, कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैंने जब रिसर्च किया था तो वो उन्होंने वो दिए हुए थे वैल्यूज कितने, चलिए ठीक है। परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईच सेक्टर, उसके बेसिस पे इसलिए फिर मुझे इट वो मेड सेंस अब क्यों सही सही रिग्रेशन वो क्यों कम आ रही वेरी है इसकी। वेरी भी कर रहा होता है ना, कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर रहा होता है ना। यस, मैंने ये भी रीजन लिखा है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारा डिफरेंट है इसलिए। बिल्कुल। सर, एक और सवाल मेरे पास पूछूं? जी जी आशिर। सर, एक तरफ हमने ग्रोथ रेट को मैंने कंपेयर किया पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट और उसके साथ जीडीपी के ग्रोथ रेट से। तो उसका जो है आर स्क्वायर बहुत कम है, लाइक बहुत ही 0.0 समथिंग आ रहा है। लेकिन अगर मैंने पॉपुलेशन की सिर्फ वैल्यूज और ग्रोथ जीडीपी की सिर्फ वैल्यूज लेके कंपेयर किया तो उसका बहुत ज़्यादा 0.98 करके आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल होगा वो आपने इसमें चेक करना होगा पहले कि सुपरियर रिग्रेशन तो नहीं है ना। हमने लास्ट क्लास के अच्छा। अंदर अंडरस्टैंड किया था कि हम अपने मॉडल में से किस तरह चेक करते हैं कि रिग्रेशन हमारी सुपरियर से या नहीं है ना। ठीक है सर। तो आप पहले चेक करें, अगर सुपरियर से है तो इसका मतलब है कि इस मॉडल को तो यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है। इस वाले को तो सर, पहले वाले को, दूसरे वाले को? जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, सुपरियर्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है। सर, क्योंकि वो मैं मेरा जो प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ रेट तो अगर सेम प्रोपोर्शन से ही बढ़ता है ना, जिस तरह के प्रोपोर्शन पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उसका ग्रोथ रेट उसी हिसाब से होगा, जिस तरह जीडीपी का ग्रोथ रेट और जीडीपी की वैल्यूज के साथ सेम ही मूवमेंट होती है ना सर दोनों की। सही, बिल्कुल। अगर तो रिजल्ट बहुत लेकिन खराब आ रहा जो है तो उसके आप जो एक आध वेरिएबल को आप आर स्क्वायर बहुत डिफरेंट है। डिलीट भी कर सकते हो ना। जिस तरह हमने इनिशियल चैप्टर्स के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम वेरिएबल्स को एड भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स नहीं है, अपने रिजल्ट को, टेस्ट को बेटर करने के लिए उससे हम न्यू वेरिएबल ऐड भी कर सकते हैं और बहुत से वेरिएबल्स हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, विंडो शेयर हो रही है आपके साथ?
यस सर। जी सर। चलें देखें, मैं कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर करता हूँ और सिलेबस शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स हो या कोई भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाना ना। पढ़ाना क्यों मुश्किल होता है कि इसके अंदर आप डेरिवेशंस कर नहीं सकते। डेरिवेशंस ना हो तो जो बैकग्राउंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, वो इतना बेटर तरीके से समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो डेरिवेशन के कुछ टॉपिक्स है वो हमने स्किप किए क्योंकि डेरिवेशंस हमने की नहीं ना। ठीक है, देखें ये हमारा सिलेबस था। फिर भी और हमने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं। जी देखें, मैं हाँ काफ़ी किए, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें थी ना जो करवानी थी वो नहीं हुई ना। वो कौन कौन सी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ ना। उससे ये होता है कि जो आगे की चीज़ें होती हैं ना वो बंदा फिर कभी भूलता नहीं है। डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, देखें इंट्रोडक्शन टू ईवीस, इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस, टू वेरिएबल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन क्या होता है, ओएलएस मेथड क्या होता है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और ओएलएस की अजम्पशंस क्या होती है ना, इकोनोमेट्रिक की मेथडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, और डिफरेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये थे हमारे चैप्टर नंबर 7 तक के सारे कॉन्सेप्ट है। ये जो जितना आपके पास है 1 2 3 4 और 5 7 जितने भी टॉपिक्स है ये हमारे चैप्टर नंबर 1 से 7 तक हमारे लिंक करते थे। अब इन्हीं चैप्टर्स के अंदर हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को हमने अंडरस्टैंड किया, बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अब इन तमाम चीज़ों की डेरिवेशंस भी जो इकोनोमेट्रिक्स 1 है उसके अंदर आपकी होती है। आप जब मैनुअल अगर आप पढ़ोगे तो ये डेरिवेशंस भी आपको कराई जाती हैं। तो हमने डायरेक्टली इनके अजम्पशंस, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके इंटरप्रिटेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आए चैप्टर नंबर 8 पे ना। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने मॉडल के अंदर जब न्यू वेरिएबल ऐड करते हैं तो किस पर्पस पे हमें वेरिएबल्स को ऐड करना होता है ना। इस टेस्ट का नाम हमारे पास था इंक्रीमेंटल टेस्ट। इंक्रीमेंटल टेस्ट हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद फिर हमने स्ट्रक्चरल ब्रेक टेस्ट हमने अंडरस्टैंड किया। फिर हमने पैरामीटर स्टेबिलिटी टेस्ट अंडरस्टैंड किया। फिर लिनियरिटी ऑफ मॉडल चेक करना हो तो किस तरह चेक किया जाता है, ये हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद फिर हमने डमी वेरिएबल को किस तरह ईड किया जाता है, ये हमने अंडरस्टैंड किया, और उसे किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। फिर हमने अंडरस्टैंड किया मल्टीकुलरिटी क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेक्शन रिमूवल मेथड्स, हेटेरोस्केडास्टी डिटेक्शन और रिमूवल, इसी तरह फिर ऑटो कोरिलेशन हमने कवर किया। ठीक है, ये वाला हमने नहीं किया। मॉडल स्पेसिफिकेशन ये चैप्टर हमने करना था, ये हमने नहीं किया। इसके अंदर मॉडल की सिग्निफिकेंस चेक किया जाता है। लम्जी रीटेस्ट एक टेस्ट होता है, वो हमने अंडरस्टैंड करना था। उसकी भी डेरिवेशन थी, इसलिए मैंने नहीं करा है कि विदाउट डेरिवेशंस बेटर नहीं होगा। लेकिन हम एफ टेस्ट के थ्रू जो काम कर सकते हैं मॉडल सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये एफ टेस्ट को फर्दर सपोर्ट कर रहा होता है। चलिए देखें, उसके बाद फिर हमने टाइम सीरीज एनालिसिस हमने अंडरस्टैंड किया। टाइम सीरीज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। यूनिट रूट के बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। स्पोरियस रिग्रेशन किस तरह चेक किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कोइंटीग्रेशन एंड एरर करेक्शन मॉडल। ठीक है, कोइंटीग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हमने पढ़ा एंगल ग्रेंगर कोइंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जॉनसन कोइंटीग्रेशन होता है और ARDL कोइंटीग्रेशन होता है। ये दो कोइंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स 2 के अंदर ना, क्योंकि इन दो कोइंटीग्रेशंस को पढ़ने से पहले हमें वार मॉडल को अंडरस्टैंड करना होता है। वार मॉडल की जो बेसिक्स हैं वो इकोनोमेट्रिक्स 2 के अंदर आपकी कवर होती है। तो यहाँ तक हमारा सिलेबस था। आपने जो रिपोर्ट्स आपने जमा करानी है, जिसको आपने प्रेजेंट करना था, उसके अंदर ये सारे टेस्ट आपने अप्लाई किए हों, और फिर इन टेस्ट को आपने, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आपने इसको क्या करना है, आपने डिफेंस करना है ना। इसी की बेसिस पे आपका फाइनल असेसमेंट था। तो अभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, या एरर करेक्शन के अलावा कोइंटीग्रेशन तक, वो अपनी रिपोर्ट मुझे शो करते दिखा दें। और सर एरर करेक्शन तो अभी दिखा दिया मैंने आपको। बिल्कुल आपने दिखा दिया ना। तो एरर करेक्शन को भी आप रिपोर्ट मेड करके नेक्स्ट वीक तक आप सबमिट कर दीजिएगा। तो अभी आप, एरर करेक्शन को भी अभी फिर से सबमिट करना है रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट में ये भी ऐड करोगे ना, एरर करेक्शन भी ऐड करोगे ना। जी जी।
फिर आप सबमिट ठीक करोगे। है। ठीक है, तो इस कंप्लीट रिपोर्ट की आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उस पर डिस्कशंस होगी। ठीक है, बाकी आपने किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछें। किस किस क्लास में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, या आप एलएमएस पे अपने विंडो में आप जाओगे तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे होंगे, या हर क्लास के साथ नीचे हमने टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, उसी टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कि मैंने कुछ पेपर्स यहाँ पर एड किए थे। जी सर, ये देखे थे। जैसे एक पेपर था, ये मैंने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इस पेपर के अंदर मैंने एंगल गेरिंगर टेस्ट अप्लाई किया था। जी एंगल गेरिंगर के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया लॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट गैप के दरमियान। ये यहाँ पे एरर करेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया। एरर करेक्शन, ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसका डिफरेंस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस, और ये हमारे पास क्या है, लेग ऑफ एरर। तो लेग ऑफ एरर क्या एक्सप्लेन करता है, इसे किस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इसे स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। ये 5 कंट्रीज थी, हर कंट्री के लिए अलग हमने मॉडल रन किया। हर कंट्री का ये कॉफिशेंट है, ये जो कॉफिशेंट ये किस चीज़ के वैल्यू बता रहा है, ये इसकी वैल्यूज़ बता रहा है, और ये इसकी इंटरप्रिटेशन है नीचे। ठीक है, आपका फाइनल क्विज अभी 3:30 पे आपका स्टार्ट होगा एलएमएस पे, आपने क्विज आपने देना है, उसके बाद आपकी कोई ठीक है सर। असेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अब जिन लोगों ने रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया है वो मुझे शो कर दें। सर मैं दिखा दूं? अब बिल्कुल आप दिखा दें, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। आप रिपोर्ट आप शुरू से आखिर तक दिखा दें। अरे क्विज में क्या क्या है? सर मैं भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, 1 बाय 1 आप दिखा दें। ओके सर। क्विज के अंदर एमसीक्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और एक क्वेश्चन है, उसे आपने इंटरप्रेट करना है। सही है। 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 3:30 पे स्टार्ट होगा। सर ये 3:50। है। सर मेरा टॉपिक था व्हाट कॉजेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये स्टार्टिंग पेज था, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, सही ये लिटरेचर रिव्यू है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने रिसर्च इंफॉर्मेशन लिख दी। ये सही। 3 मेरे मेन वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने टर्न बाय टर्न लिया है। ठीक है। फिर ये स्कोप ऑफ द स्टडी है, ये मैंने पाकिस्तान का डेटा लिया है। ये मैंने ठीक। साइट पे लिख दिया है व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, और नीचे डेटा कहाँ से लिया है। फिर सही। फर्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। वो जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाया था उसको मैंने फिक्स करके उसके अंदर मैंने मीन वेरिएबल्स मीन चेंज वो करके ऐड कर दिया है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन मैंने इम्प्रूव कर दी इसकी। ये पूरा था, इसके अंदर मैंने टी टेस्ट उसका सारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग सब कुछ। फिर ये इंक्रीमेंटल टेस्टिंग था, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन इम्पैक्ट, ये सही। रिजल्ट था। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, ये 4 ये टेस्ट आपने लगा। पैरामीटर्स, ठीक। ये सब अभी लगाइए। पैरामीटर स्टेबिलिटी टेस्ट, ये सारा इसका मैंने डेटा निकाला है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके निकाला है। तो ये टेस्टिंग ऑफ लिनियर रिस्ट्रिक्शंस, अब इसके अंदर मसला वो ही आ रहा था, लॉग ठीक है, अप्लाई ये नहीं आपने हो रहा था, डिस्कस तो किया। लेकिन मैंने डेरिवेशन और फॉर्मूलाज लिख दिए और इसका एक्सप्लेनेशन लिख दी। ठीक है। फिर ये ऑटो कोरिलेशन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, फिर इसके डिटेक्शन मेथड्स, रन टेस्ट, ठीक है। पूरा इसका फॉर्मुलेशन मेथड। फिर ये डर्बन वाटसन टेस्ट, के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन आ रही थी मेरी, ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव ऑटो डिसीजन कोरिलेशन। जोन आपने फिर बताया। ग्राफिकल डिटेक्शन में भी ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है। सही। ये BGLM टेस्ट, पूरा
दिखाया ऑटो कोरिलेशन डज एग्जिस्ट, ठीक है, अंदर भी कंफर्म हो गया था। ये रिमूवल मेथड्स थे, हैक टेस्ट, सही। ऑटो कोरिलेशन रिमूव, फिर हेटेरोस्केडासिटी। अच्छा देखें, इसमें ऑटो कोरिलेशन के सिर्फ एक ही रिमूवल मेथड आपने लगाया ना? सर वो जी टेस्ट नहीं मिल रहा था, चलिए ठीक है। तो मैंने वो सारी वीडियोस देख ली थी, नहीं था कहीं भी। जी टेस्ट के अंदर हम जी की वैल्यू निकालते थे ना, जो एक्चुअल जो रिग्रेशन होता है उसका रेजिडुअल लेते थे, जी, और फर्स्ट डिफरेंस का जो रिग्रेशन होता है उसका रेजिडुअल लेते थे ना, उन दोनों रेजिडुअल्स को हम डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के तो वो बाद नहीं था, वो वीडियोस में था ही नहीं। फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा फिर वो चीज़ ना। नहीं रिकॉर्ड हुआ था, मैंने बहुत सारी, मैंने ठीक हर वीडियो को एंड में देखा था, कुछ भी नहीं था। फिर ये हेटेरोस्केडासिटी ठीक है, का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख दिया, फिर ग्राफिकल डिटेक्शन, and then they were saying that there's no heteroscedasticity. ओके। फिर पार्ट टेस्ट, डिटेक्शन मेथड्स, पाथ टेस्ट। इसमें भी ये तो अप्लाई नहीं हो रहा था लॉग की वजह से। ग्लेशियर टेस्ट। ग्लेशियर टेस्ट के अंदर नो हेटेरोस्केडासिटी कंफर्म हो गया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके। फिर गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना था, लेकिन डेटा इतना लायबल नहीं था इसके लिए, उसको फिर मैंने एक और रिप्लेस कर दिया वाइट टेस्ट के साथ। ठीक है, वाइट टेस्ट के अंदर इसका आ रहा है हेटेरोस्केडासिटी, इसके अंदर एक्सेप्टेड दैट देयर, इसके अंदर आया था नो हेटेरोस्केडासिटी वाइट टेस्ट के अंदर, सही। लेकिन मैंने फिर भी रिमूवल मेथड्स लगा दिए जस्ट टू शो। ये डिवाइड द इक्वेशन विद द इंडिपेंडेंट, डिवाइड द इक्वेशन विद डिपेंडेंट मीन, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ लॉग, इन तरीकों से हेटेरोस्केडासिटी रिमूव हो सकती है। और फिर ये मल्टी कोलन, इसमें हैक टेस्ट इसमें भी अप्लाई होता है ना, हैक टेस्ट से एक्चुअली ये हेटेरोस्केडासिटी भी रिमूव होता है ना। चलिए ठीक। हैक टेस्ट से भी रिमूव होता है। बिल्कुल, हैक टेस्ट हेटेरोस्केडासिटी का टेस्ट है, हेटेरोस्केडासिटी भी ठीक रिमूव है, होता है और उसका भी स्टैंडर्ड एरर्स को ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर देता है ना। ठीक है। ठीक है, इसके मल्टीकोलिटी। अंदर मल्टी कोलिनियरिटी, इसका थोड़ा सा डिटेल दिया है, डिटेक्शन मेथड्स आर स्क्वायर एंड टी वैल्यूज अंदर इतने ज्यादा हाई नहीं थे, तो इसलिए इतना कोई हिंट नहीं था मल्टी कोलिनियरिटी, लेकिन वी वेंट टुवर्ड्स अदर इंफॉर्मेशन, प्योर इंफॉर्मेशन के अंदर। फिर मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख दिया है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड जीडीपी के दरमियान हो सकता है पोटेंशियल कोलिनियरिटी। मैंने पार्शियल कोलिनियरिटी देखी, इसके अंदर आ रहा था हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड जीडीपी, सही। बाकी में इतना नहीं था। देयर इज मल्टी कोलिनियरिटी इन दी डेटा। ऑक्सिलरी टेस्ट मैंने किया, सही। ये आया। फिर ये मैंने नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर दी। ठीक। वीआईएफ फिर से। ये वीआईएफ, इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, रिमूवल मेथड्स, ड्रॉप द वेरिएबल, इसके मैंने लिख दिया इंक्रीज डेटा, रीडिफाइन डेटा, चेंजिंग इट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल, और इसके अंदर टाइम सीरीज भी ऐड करना, ट्रांसफॉर्म द डेटा, मैंने फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी लगाया फॉर रिमूविंग मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव भी हो रही है क्योंकि आर स्क्वायर के अंदर चेंज आ रहा है। मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव, सही। अप्लाइंग लॉग, लॉग तो लग ही नहीं रहा था, तो लेकिन मैंने वो दिखा दिया उसका। टेकिंग डिफरेंस डी, मल्टी कोलिनियरिटी रिमूव हो जाती है। फिर ग्रेंजर कैजुअलिटी मैंने चेक किया, मैंने चेक किया कि लैग कितना आएगा इसके अंदर, तो मैंने 3 लैग्स लगा के देखा, सबसे ऑप्टिमल आ रहा था 2 लैग्स, क्योंकि उसमें शॉर्ट्स का क्राइटेरियन सबसे लो था। ठीक है, फिर मैंने फिर इसके अंदर ये सब यूनिलैटरल कॉजलिटी हो रही थी, इसके अंदर बायलैटरल नहीं आ रही थी। ठीक। इसकी इक्वेशंस नहीं लिखी आपने, चलें। इक्वेशंस लिखी, आगे आगे किया हुआ है मैंने। ठीक है, शुरू में मैंने विदाउट इक्वेशंस करके ऊपर से दिखाया, फिर इसको डिटेल में आगे जाके मैंने एक्सपैंड कर दिया। सही। तो ये सारे इसमें वो है, पूरा इसका ये डिटेल है। सही। ये सबके साथ किया, जीडीपी डज नॉट कॉज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट विद जीडीपी,
लिटरेसी रेट्स, इंडस्ट्रियल चेक किया ग्रोथ सब आपने, कुछ दिखा अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड सबका आपने शो कर दिया। जी, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड सब कुछ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ भी दिखाया, जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था। फिर स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, इसका थोड़ा सा डिटेल दिखाया। फिर ये फर्स्ट मेथड है कोरोग्राम मेथड, सही। कोरोग्राम। फिर मैंने रिमूव फर्स्ट डिफरेंस, ये लेवल पे था, और ये फर्स्ट डिफरेंस पे था। ठीक ये इसमें नॉन स्टेशनरी हो जाता है क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है। ठीक है। ये यूनिट रूट मेथड, पहले आपने लेवल पे किया डिकी फुलर पे, ये इसके डिटेल्स आए, इसके अंदर ये सब टी कैलकुलेटेड इज मोर देन टी टैबुलेटेड, तो ये एच नॉट गेट्स के अंदर फिर रिजेक्ट करना होता है एच नॉट, जहाँ पे मैंने गलती से एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक। स्टेशनरी इंटरसेप्ट, यूनिट ट्रेंड विद इंटरसेप्ट, तीनों मॉडल्स आपने शो करा दिए। सारे मॉडल्स के, तो ये सब ये कॉम्बिनेशंस करके दिखाए, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है इसका, डिफरेंट ट्रेंड, इंटरसेप्ट और फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस सब पे दिखाया है मैंने। ये डिकी फुलर पे, ऑगमेंटेड डिकी फुलर पे भी दिखाया है। ये पहले इस पे दिखाया थोड़ा बेसिक लेवल पे, फिर उसके बाद मैंने और डिटेल में चले गए। ये ऑगमेंटेड आ गया है, ठीक है। आपने डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस पे आपने बता दिया, डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड एंड डीके फिलर टेस्ट ना, एडीएफ और भी वो स्ट्रॉन्गर होता है, ऑगमेंटेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, क्यों होता है स्ट्रॉन्गर? सर बिकॉज उसके अंदर आप फॉर्मूला के अंदर कुछ डिफरेंस होती है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का लेग जो है एज इंडिपेंडेंट लेते हैं ना, ये आपने लिया, जी ये डिपेंडेंट है, इसका आपने एज लेग ले लिया एज इंडिपेंडेंट। सही। सर ये रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ कम आ रही है। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एडीएफ के अंदर क्या किया जाता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसका लेग यूज किया जाता है एज इंडिपेंडेंट। जिस तरह देखिए इक्वेशन आपने शो की ना ऑगमेंटेड डी फ्यूलर की, जी डिपेंडेंट आपका डिफरेंस ऑफ एल ई एक्स ना, आप देखें यहाँ जी पर इंडिपेंडेंट को देखें, डिफरेंस ऑफ एल ई एक्स लेग, जी तो ये ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है डिकी फुलर से ना। जी जी। दोनों में डिफरेंस, इस चीज़ का डिफरेंस होता है, इसमें डिपेंडेंट का लेग एज इंडिपेंडेंट लिया जाता है। और फिर ये, और ये फिर हाउ टू चेक इफ द रिग्रेशन इज स्पूरियस, चलिए। ये फर्स्ट वाले पे आ रहा था थोड़ा सा स्पूरियस, दूसरे वाले पे नहीं आ रहा था। सही। मैंने इसके अंदर मैंने चेक किया, अब पे मैंने अब डिफरेंट डिफरेंट चेक किए कि वेदर जीडीपी स्टेशनरी, फर्स्ट डिफरेंस पे लेवल पे, फिर यूनिट रूट टेस्ट यूज किया उसके ऊपर, फिर यूनिट रूट टेस्ट में फर्स्ट डिफरेंस एंड इंटरसेप्ट, फिर मैंने चेक किया लिटरेसी रेट्स के ऊपर, सेम चीज फिर से रिपीट की लिटरेसी रेट्स पे, फिर स्टेशनरी आ रहा था फर्स्ट लेवल, लेकिन उसमें ये था कि एक एक के ऊपर स्टेशनरी नहीं आ रहा था, दूसरे पे आ रहा था, तो फिर वो मैंने इसको चेंज कर दिया। सही। रैंडम वॉक मॉडल है जिसके अंदर वो फर्स्ट फर्स्ट ही उसके लेवल पे ही वो अगर स्टेशनरी आ रहा था तो वो प्योर रैंडम वॉक था, फिर सही। सेकंड पे आ रहा था फिर रैंडम वॉक था, फिर मैंने ऑगमेंटेड यूज किया। ये को इंटीग्रेशन ठीक, इसके स्टेप्स सारे लिख दिए एंगल, आपने। ठीक है। ये अभी अभी आपके सामने भी किया था इसको मैंने। बिल्कुल। फिर लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी रेट्स, ये आपने, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। ठीक है, आपकी बहुत मेहनत की आपने, बहुत कंप्लीट रिपोर्ट है आपकी ना, कोई चीज़ मिस नहीं की आपने। फिर ये जोहानसन मेथोडोलॉजी है। हाँ, ये इसके लिए पहले वार अंडरस्टैंड करना होता है ना, कि वार कॉन्सेप्ट क्या जी होता है। वार में ये होता है कि जितने आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, जब वार इक्वेशन रन करते हैं, हर वेरिएबल डिपेंडेंट भी होता है, हर वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट भी होता है ना। उसी कुछ जी। बेंचमार्क थ्योरीज हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स 2 के अंदर ना। तो जो जॉनसन जी को सर। इंटीग्रेशन होता है, ये वार मेथड के अंदर रन होता है ना। इसका भी अपना एरर करेक्शन होता है, उसे कहा जाता है वेक्टर एरर करेक्शन। ये फिर हम इकोनोमेट्रिक्स 2 के अंदर डिटेल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से पढ़ते सर ये एक मैं भूल गई थी शुरू में ऐड करना था, एडिंग डमी वेरिएबल्स। इसके अंदर मैंने मिलिट्री रूल लिखा है कि इसके अंदर मिलिट्री रूल से क्या होता है, ये डमी वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर। फिर आर स्क्वायर बढ़ रहा था तो उसका मतलब है कि
का इम्पैक्ट आ रहा था, तो फिर मैंने ये पूरा वो दिया है, चलिए ये ठीक, कंक्लूजन मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इसका। सही, ज़बरदस्त, अच्छी बनाई आपने, और बहुत मेहनत की आपने, अच्छी रिपोर्ट बनाई है, थैंक यू। सर स्टॉप शेयरिंग कर दूं? हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दें और ये अब LMS पे डाल दीजिएगा आप। चलिए बस आपका कंप्लीट हो गया PR, सिर्फ आपने सिर्फ क्विज देना है बस, ठीक है, पर बाकी इसके अंदर ECM भी तो डालना है। हाँ इसी में आपने एड करना है ना। बाकी क्वेश्चंस आपसे मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें, आपने जब अप्लाई करते हुए मुझसे क्वेश्चंस आप करते रही हैं तो आपको आता था, इसलिए मैंने पूछे नहीं, है ना। जी, चलिए ठीक है, अच्छा आपने बनाया बहुत। थैंक यू सर। चलिए, आपने दूसरों के लिए मुश्किल कर दिया ना, अब सर आई होप नॉट। आपने अच्छा सेट कर दिया। चलिए, थैंक यू सर। यस, और कोई स्टूडेंट शो करेगा? देखिए हमारी जो क्लासेस थी, क्लासेस में मैं आप लोगों को ढूंढता रहा ना, अब आज की क्लास के बाद फिर आप मुझे ढूंढते रहोगे। जो बात है सर। बिल्कुल है, मैं भी नहीं मिलूंगा, जो जिस तरह बात आप नहीं मिले इस तरह मैं भी नहीं मिलूंगा, और आपका रिजल्ट अपलोड कर देना है। सर मैं शो करूं अपना? बिल्कुल, सर आपको शो हो रहा है? नहीं अभी नहीं हुआ। अब हो रहा है? नहीं नहीं हुआ, आपने किया, प्रेजेंट नाउ किया? जी सर। लोड हो रहा सर प्रेजेंट नाउ के बाद आपने वो क्लिक करना होता है ना, जो विंडो आती है ना स्क्रीन शेयर की। सर स्क्रीन शेयर की कोई विंडो नहीं आ रही है, बस प्रेजेंट नाउ लिखा आ रहा है और फिर इसके बाद योर एंटायर स्क्रीन, इसको मैंने कर दिया है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा वेट कर लेते हैं फिर। है किसी और को सर। शो हो रहा है? नहीं सर, किसी और को भी शो नहीं हो रहा। नहीं नहीं अभी शो नहीं हुआ रहा है। पिया आपने स्क्रीन बंद कर दी अपनी? जी सर बंद है। चलिए देखें, आप कर सकती हैं, देखिए जैसे यूआर इन, आप प्रेजेंट नाउ करते हैं उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं ना, यूआर इंटायर स्क्रीन और अ विंडो, इनमें जी से किसी को भी आप शेयर करें, क्लिक करें अच्छा, मैं शेयर। अब विंडो पे किया है मैंने। ओके एक मिनट। अब हाँ विंडो पे किया तो फिर आपने उस विंडो को सिलेक्ट करना होता है ना। हाँ कर दिया, अब वो आ रहा है आपके पास? जी आप बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, फर्स्ट पेज से आ आ गया? जाए। जी सर, एक्चुअली अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ें रहती है, लेकिन मैंने जितना किया है मैं आपको उतना एटलीस्ट दिखा रही हूँ, फिर बाकी मैं करके LMS पे अपलोड कर दूँगी। चलिए ठीक सर है, बनाए। ये सबसे पहला वाला जो आपने जो सबसे फर्स्ट, एक मिनट सॉरी सर। सर एक सवाल पूछ। जी नरजिस आप दोबारा शेयर करें, जी पूछें। जी सर शेयर हो गए? नहीं। हाँ हो गई। और है सर जी। एक वेरिएबल का क्या कहते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ग्रोथ रेट और दूसरे की रॉ वैल्यूज ले सकते हैं? हाँ अगर आप फिर लॉक लगा दीजिएगा, दोनों अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे तो आप लॉक लगा दीजिएगा। जिस तरह आप CPI लेते हो तो उसमें आपके पास क्या होता है, दो या तीन वैल्यूज होती है ना, तो दूसरा आप GDP ले रहे हो या कोई वेरिएबल लेते हो जिसमें 5-6 डिजिट्स हैं, तब आपने क्या अच्छा। करना होता है, लॉक लेना होता है, उससे दोनों मैचेस आपके। तो दोनों का लॉग लेना होता है, बड़ी वाली वैल्यू का लॉग लेना होता है, तो सब पे लॉग लेना होता है ना बड़ी सर? वाले का। अच्छा ठीक है, सही है, ओके। यस नरजिस, ये जी आपने सर। सर असाइनमेंट नंबर 1 इसमें, आपने सबमिट किया है ना, जी सर। ये असाइनमेंट फर्स्ट रिग्रेशन आपने रन की जी गवर्नमेंट सर, मेरा जो स्कीम। टॉपिक था वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन GDP ग्रोथ। अच्छा इसमें आपने वो डेटा भी शो करना है ना अपने, जिस तरह एक्सेल की जो शीट होती है ना, वो भी आपने शो करना होता है। अच्छा ठीक है सर, मैं सारी इसका शीट्स आर स्क्वायर देखें कितना आ रहा है आपका? सर 0.11। ये क्या शो कर रहा है, इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? जी सर। इसको इंटरप्रिटेशन किया आपने यहाँ पर? जी सर, नीचे लिखा हुआ है, मैंने इंटरप्रेट किया है कि आर स्क्वायर इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। तो ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है गुडनेस ऑफ इट का?
सर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बहुत कम आ रहा है ना, तो 11 आ रहा है, देखें। जी हाँ, चलिए अब दूसरा आप दिखाते हैं इसमें। जी सर, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। लेकिन आर स्क्वायर आपका बहुत कम आ रहा है ना, वैल्यूज बहुत जी कम आ रही है। जी सर। इसके बाद फिर आपने डमी वेरिएबल के साथ रन किया होगा, देखें एक जी वेरिएबल ऐड सर, वो करके। मैंने नीचे किया है अभी। अच्छा चलिए, शो करना। सर फिर इसके बाद यहाँ पर पैरामीटर स्टेबिलिटी टेस्ट मैंने अप्लाई किया है। फिर यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला लिख के इसका ये आंसर। फिर यहाँ पर टेस्ट ऑफ लीनियरिटी इक्वालिटी, और फिर इसके बाद यहाँ पर सर अभी काफ़ी चीज़ें रहती है इसमें लिखने की, अभी मैंने सिर्फ जो मेन पार्ट्स है ना वो किए हैं। चलिए इसकी इंटरप्रिटेशन भी आप ऐड कर दीजिएगा जी ना, जी जो सर, इंटरप्रिटेशंस भी रहती हैं, अभी काफ़ी चीज़ें रहती है, वो मैं रात तक पूरा बना कर ना फिर सबमिट कर दूंगी एलएमएस पर। चलिए ठीक है। फिर ये मैंने सिर्फ टेस्ट किए हैं। ठीक है, देखें इसमें जो चीज़ें आपकी अभी तक मुझे मिस लग रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। जी सर ठीक है, जैसे आप देख ले एक बार, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए फिर ये मैंने पूरा वहाँ से पेस्ट करके ना यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दिए, ताकि फिर ओल्ड वैल्यूज़ और जो न्यू वैल्यूज़ और सम ऑफ न्यू ईएसएस जो हमने लिखा था ये पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। फिर यहाँ पर सर मैंने डमी वेरिएबल किया है, फिर यहाँ पर नीचे इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी है। सही। फिर ये वाला टेस्ट किया है यहाँ पर मैंने, इंक्रीमेंटल टेस्ट, और फिर इसके बाद मल्टी कोलिनियरिटी, फिर डिडक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, फिर रिमूवल है यहाँ पे, और फिर ये हेट्रोकोडास्टी, फिर यहाँ पर रिमूवल इसका यहाँ पर, और फिर ऑटो कोरिलेशन मेथड, फिर सर ऑटो कोरिलेशन मेथड का एक ग्राफिकल मेथड था ये वाला, और फिर इसके बाद जो सेकंड मेथड था वो रन टेस्ट था। ठीक है, रन टेस्ट था, डबल मास्टर था, बिल्कुल वो भी लग कर दिया आपने। ठीक है। जी मैंने यहाँ पर मीन और वेरिएंस जो हमको खुद वो करके निकालना था, तो फिर मैंने इस तरीके से यहाँ पर भी लिख दिया, और फिर इसके बाद मैंने आंसर्स भी मतलब अपनी कॉपी में तो किया ही था, लेकिन फिर यहाँ पर भी मैंने लिख दिया था। चलिए ठीक, सही। फिर सर ये वाला टेस्ट जो है ना, ये मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसका मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें आप दोबारा देख लीजिएगा, डबल वास्टन की वैल्यूज़ है ना डी, जी इस वैल्यू को डबल वास्टन के टेबल में हम चेक करते हैं तो आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं, डबल जी वास्टन लोअर सर। बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री ना। जी ठीक है। फिर उसके बाद एक चार्ट आता है, उस चार्ट के अंदर उसको कंप्लीट किया जाता है, डी एल और डी यू से ना। फिर डिसीजन लेते हैं कि आपकी ऑटो को रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक सही है। है। नॉर्मली थंब ठीक है, रूल क्या होता है कि जी ये मैं फिर से वो सुनकर फिर से मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूंगी। इसके अंदर ऑटो को रिलेशन आ रहा है क्योंकि 0.8 है ना, जी सर। 2 के जीरो करीब पॉइंट होगा। एट है। ठीक। यस। फिर इसके बाद यहाँ पर एलएम टेस्ट इसके बाद अप्लाई किया है मैंने, और फिर ये वाला जो टेस्ट था यूनिलेटरल कॉस्टली वाला, जिसमें पहले ये था कि जीटीपी डज कॉज मनी, और फिर जो फर्स्ट वाला जो होता है ये रिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर था, और फिर इसके बाद जब हम वो चेंज कर देते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर हो जाता है। सही, उसकी क्वेश्चन भी लिख दिया आपने। ठीक है। जी इसकी मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, और इसके नीचे मैंने वो भी लिख दिया आंसर्स भी, और फिर इसके बाद जो दोबारा वो करते तो जीडीपी डज नॉट कॉज मनी टेस्ट, और फिर इसके बाद यहाँ पर कोरेग्राम मेथड, फर्स्ट डिफरेंस और फिर सेकंड डिफरेंस इसका, फिर इसके बाद यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई किया है,
सर अब आप बता दें जो काफ़ी मिसिंग चीज़, वैसे मैंने अभी 1-2 टेस्ट इसमें अप्लाई नहीं किए, लेकिन आप बता दें तो फिर मैं बाकी वो सब कर लूँगी। देखिए, एक तो इनिशियल सबसे पहले आपका टाइटल हो गया, आपका डेटा सेट हो गया ना। जी सर। उसके बाद आप जो भी टेस्ट मेथड लगा रहे हो ना, उसकी इंटरप्रिटेशन और उसका कॉन्सेप्ट, उसके अलावा जी सर। भी आप अब जैसे आप मल्टीकोलिनिटी पे आ गए ना, वो ख़त्म हो गया। अब जब न्यू टॉपिक आएगा उसके अलग पेज से स्टार्ट होगा ना, उसके अलग हेडिंग जी, से, जी। थोड़ा सा उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, जी फिर आप सर, आगे सही। है ना। जी, जी। सर आप यूनिट रूट में आए तो यूनिट रूट का पर्पस क्या होता है, क्योंकि जी, अगर जी, सही। को इंटीग्रेशन आएगा तो उसका पर्पस, ठीक है। और जब इंटरप्रेट करोगे तो आप पहले एच नॉट क्या है, इसका अल्टरनेटिव एच नॉट क्या है, ये भी आप लिखोगे ना। जी, सही है सर। उसके अलावा जैसे मल्टी लगा रहे हो आप, ऑटो या हेट्रो लगा रहे हो, तो इनके डिटेक्शन मेथड एक एक नहीं लगाना, आपने लगाए सारे लगाए आपने ना, जी सर। ठीक है। तो रिमूवल भी आपने सारे अप्लाई करने हैं, और जो जी, डिटेक्शन सही है। सारे करने हैं। ठीक है सर। चलिए, ठीक है, अच्छा कर रही हैं आप। ओके, थैंक यू सर। सर मैं स्टॉप कर दूँ? हाँ, स्टॉप कर दें आप। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, इसके अलावा अब्दुल कादिर, जी सर। आप शो कर रहे हो रिपोर्ट? सर मैं आपको नेक्स्ट वीक शो करता हूँ, अपकमिंग वीक में। लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें तो आपने शो की जी थी। सर। जी सर, अभी चल रहा है काम और मैं मोबाइल से ऑनलाइन हूँ, तो सर मैं आपको लैपटॉप से फिर शो करूँगा। चलिए, सुबहान, नरजिस, थैंक यू सर। सिद्रा, सर मेरा एग्जाम था आज, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। नेक्स्ट क्लास तो होगी नहीं, मैंने कहा ना, इस आज की क्लास के बाद आप लोग मुझे ढूंढते रहोगे और मैं तो रिजल्ट सर अपडेट। हम ये अभी जो फाइनल हमें सबमिट करना होगा, रात तक टाइम है या कब तक टाइम है इसको फाइनल देने का? सर आपको ढूंढना आसान है, आप रिप्लाई कर देते हैं, मसला नहीं तो नहीं करते आप। रिप्लाई से कुछ नहीं होगा, आप LMS पे आपको मुझे देखना होगा ना, आप रिपोर्ट के साथ, यानी कि सर अपने आपकी दो, आवाज़ नहीं आ रही है, आप फिर से कहें। मैंने कहा कि अभी देखें, दो स्टूडेंट्स ने अपनी रिपोर्ट दिखा दी ना, अब जी मैं जब सर। मार्किंग कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की, तो इनकी तो मार्किंग करूँगा, बाकी जो स्टूडेंट्स ने मुझे अपने रिपोर्ट्स शो नहीं किए, जी। तो वो अगर, सर आपको तो पता है मैं कितना अटेंडिव हूँ क्लास में। नहीं मुझे पता है, आपने आखिर के इस महीने तो आपने कोई क्लास नहीं ली ना, पिछली 4-5 क्लासेस में आप क्यों नहीं थे आप? सर मैं तो हर क्लास में प्रेजेंट था। चलिए, अब देख लें आप, और चलिए, कोई शो नहीं कर रहा रिपोर्ट। 3:30 पे क्विज है। ठीक है ठीक सर, है सर। इजी क्वेश्चन है ना? रिपोर्ट, बिल्कुल, रिपोर्ट का तो टाइम LMS के ऊपर था ना। जी। हाँ, तो मैं भी देख लेता हूँ, आपको आपकी लिस्ट में क्या लास्ट डेट आ रही थी? ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे तो 24। आपके प्रेजेंटेशंस कब होंगे? प्रेजेंटेशन तो अभी जैसे आपने दे दिया, PR फारूक ने दे दिया प्रेजेंटेशन ना, आपने भी 50% की प्रेजेंटेशन दे दी, बाकी किसी ने प्रेजेंटेशन नहीं दी ना, आज तो प्रेजेंट करना था। अब जिनकी नहीं हुई इसका मतलब उनकी अब होगी भी नहीं ना, अब वो सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे वो फिर इस हिसाब से होंगे उनके ना। सर बीच में किसी दिन रख लें, प्रेजेंटेशन दे देंगे हम। बीच में नहीं होगा ना, बीच में पहले भी हमने बहुत क्लासेस लिए, एक ही बच्चा होता था, या फिर वो भी नहीं होता, मैं अकेला ही बोल रहा होता था। सर मेरी बैक टू बैक यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, आपके साथ वो क्लैप्स करी थी, मतलब राइड करी थी। 25 अगस्त है ना इसकी ड्यू डेट। सर उससे पहले ही करा देंगे। अभी आप बस रिपोर्ट सबमिट करा दीजिएगा आप लोग। चलें, देखें, आप लोग ब्रेक ले लें, 3:30 पे आपने LMS पे आपने क्विज देना है। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।
सर मैंने भी तो आपको आज प्रेजेंट कर दी है अपनी ये प्रोजेक्ट। सर